नमस्कार। आज हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमने पिछली कक्षा में भी समझा था। हम इसको और डिटेल में आज आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या है। निर्देश तंत्र के बारे में इसके आपको जानकारी होना अनिवार्य है। तो हम ये जानते हैं कि भौतिकी में किसी भी कण की स्थिति को पूर्णतया सही रूप से व्यक्त करने के लिए उसके साथ एक निकाय को संबंधित करते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो हम बात करते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या है। तो ध्यान से सुनिए कि तीन पृष्ठों का ऐसा समुच्चय, क्या बोला मैंने, तीन पृष्ठों का, पृष्ठ समझते हैं आप, सरफेस, तीन पृष्ठों का ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, वो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को आगे और समझते हैं। हम जानते हैं कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु के निर्देशांक, अगर कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के x, y, z हैं, तो जो पृष्ठ है, जो सरफेस है, वहां पर y इज इक्वल टू नियत, यानी y इक्वल टू कांस्टेंट, z इक्वल टू कांस्टेंट एंड x इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा और इनका एक प्रतिच्छेद बिंदु होगा जो कि मूल बिंदु कहलाएगा। तो इसी प्रकार वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक u1, u2 और u3 होते हैं। आज से आपको ये याद रखना है कि जब भी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात होगी, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी, तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो u1, u2 और u3 लिए जाएंगे। और इन तीनों पृष्ठों को क्योंकि किसी कांस्टेंट से डिफाइन करना होगा, तो इन तीनों पृष्ठों के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि u1 इज इक्वल टू k1, u2 इज इक्वल टू k2 और u3 इक्वल टू k3। इन पृष्ठों के प्रतिच्छेद से प्राप्त होता है और किन्हीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने दो पृष्ठ u1 बराबर k1 और u2 बराबर k2 लिया है, तो इन पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से जो रेखा प्राप्त होगी उसका नाम होगा u3 और ये क्या कहलाएगी, वक्र रेखा कहलाएगी। समझिए इस बात को कि अगर दो पृष्ठ u1 और u2 लिया है तो वक्र रेखा क्या मिल रही है आपको, u3 मिल रही है। इसी प्रकार अगर आपने पृष्ठ u2 बराबर k2 और u3 बराबर k3 लिया है, तो पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र रेखा आपको क्या मिल रही है, u1 वक्र रेखा मिल रही है। एवं u1 बराबर k1 और u3 बराबर k3 पृष्ठ को अगर आप लेते हैं, तो उस स्थिति में प्रतिच्छेदन से प्राप्त रेखा आपको क्या मिल रही है, u2 वक्र रेखा मिल रही है। तो यदि इन वक्र रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु से वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, निर्देशांक अक्ष कहलाती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि तीन वक्र रेखाओं का प्रयोग किया गया है। एक u1 वक्र रेखा है, एक आपके सामने u2 वक्र रेखा है और एक आपके सामने u3 वक्र रेखा है। इन तीनों वक्र रेखाओं को जब आपने पीछे की ओर बढ़ाया, तो आप देखिए पीछे जाके ये भी यहाँ मिल गया, पीछे जाके ये यहाँ मिल गया और ये वाला भी जाके इसी बिंदु पर मिल गया। तो ये जो बिंदु है इसका नाम है मूल बिंदु। और इन मूल बिंदुओं के आधार पर इन वक्र रेखाओं से जो स्पर्श रेखाएं, जो टेंजेंट लाइन खींची गई है, ये क्या कहलाते हैं, निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। जैसे कि u1 अक्ष, u2 अक्ष और u3 अक्ष। अब हम आगे इसमें चर्चा करें तो मूल बिंदु से u1 वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को u1 अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार मूल बिंदु से u2 व u3 वक्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्रमशः u2 और u3 अक्ष कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। वक्र रेखाओं के अलग अलग बिंदुओं के स्थिति के लिए निर्देशांक अक्षों की दिशा परिवर्तित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि जितनी भी वक्र रेखा हैं उनके अलग अलग बिंदुओं के स्थिति के लिए निर्देशांक अक्षों की दिशा जो है वो अलग अलग होगी। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z है। आप जानते हैं कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, x, y, z। लेकिन वक्र रेखीय निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों को किससे डिफाइन करना है, कैपिटल U1, कैपिटल U2 और कैपिटल U3। तो आप देख सकते हैं कि अगर कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र को आप लिखना चाहें
तो आप लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x u1 u2 u3, कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y u1 u2 u3 और कैपिटल Z इज इक्वल टू स्मॉल z u1 u2 एंड u3। अब इसी प्रकार वक्र रेखीय निर्देशांक u1 u2 u3 कार्तीय निर्देशांक x, y, z से निम्न प्रकार एसोसिएट है, संबंधित है। वो कैसे लिखेंगे आप? कैपिटल U1 इज इक्वल टू स्मॉल u1 x, y, z, कैपिटल U2 इज इक्वल टू स्मॉल u2 x, y, z एंड कैपिटल U3 इज इक्वल टू U3 x, y, z। अब इस आधार पर हम आगे जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं स्केल गुणांक। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से मतलब है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं कि तीन पृष्ठों का ऐसा समुच्चय जो एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। क्या कहा मैंने? कि तीन पृष्ठों का समुच्चय, सेट ऑफ थ्री सरफेसेस which are intersect 8 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में u1 बराबर k1, u2 बराबर k2 और u3 बराबर k3 पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लंबवत प्रतिच्छेद करना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की। अब यदि कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z है और वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक u1, u2, u3 हैं, तो r सदिश को आप निम्न प्रकार लिख सकते हैं, r सदिश बराबर स्मॉल r u1, u2, u3। ये किस प्रकार आपने लिखा? ये बिल्कुल उसी प्रकार लिखा जिस प्रकार आपने यहाँ x के लिए लिखा था कि x बराबर x u1, u2, u3। तो जब हम नॉर्मल के लिए बात कर रहे हैं XYZ तीनों के लिए, तो सामान्य रूप में हमको क्या यूज करना है? R सदिश। और R सदिश का मान आप क्या लिखेंगे? R बराबर u1, u2, u3। अब अगर आप इसका सामान्य अवकलन कर देते हैं तो सामान्य अवकलन करने पर आपको R सदिश से क्या मिलता है? dr सदिश मिलता है। और इसका अवकलन जब आप करेंगे तो आंशिक अवकलन और सामान्य अवकलन का फॉर्म ये आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो डेल R सदिश अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल R सदिश अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल R सदिश अपॉन डेल u3 du3। ठीक है, अब उपरोक्त समीकरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ u1 आ रहा है, यहाँ u2 आ रहा है और यहाँ u3 आ रहा है। तो इसको ज्वाइंटली अगर आपको लिखना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं कि डेल R बाय डेल ui और यहाँ i का मान 1, 2, 3 आप ले सकते हैं। तो इस आधार पर जो ये चीज निकल के आई डेल R बाय डेल ui, ये कहलाता है मैथमेटिकल फिजिक्स में आधार सदिश या बेस वेक्टर, और इसको bi सदिश के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि bi सदिश बराबर डेल R बाय डेल ui। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई और ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब जो चीज निकल के आती है वो आती है स्केल गुणांक। तो आपसे पूछे साहब स्केल गुणांक क्या है? तो स्केल गुणांक को जब आपको समझाना है तो आपको एक लाइन में एक जवाब देना है कि सर आधार सदिश का परिमाण स्केल गुणांक कहलाता है। क्या बोलना है हमको? कि किसी भी आधार सदिश का परिमाण ही क्या है? स्केल गुणांक है, जिसे हम hi के द्वारा व्यक्त करते हैं। और hi इज इक्वल टू मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे आप? मॉड ऑफ bi वेक्टर, क्योंकि आपने बोला है परिमाण, तो परिमाण को गणित कहती है आपको मोड लगा के बताना पड़ेगा। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर मोड लग रहा है इसका मतलब वो क्वांटिटी ऋणात्मक संभव नहीं है। तो hi इज इक्वल टू मॉड ऑफ bi वेक्टर आपके सामने समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए कि यदि आधार सदिश की दिशा में एकांक सदिश ei कैप हो, कोई भी एकांक सदिश तो लेना पड़ेगा ना भाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप क्या लेते थे? i कैप, j कैप, k कैप। बट यहाँ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है तो हमने एक नया एकांक सदिश मान लिया ei कैप। तो आप देखिए कि bi सदिश को आप किस तरह से लिखेंगे? आधार और दिशा, क्योंकि bi एक सदिश है और सदिश क्या कहता है कि परिमाण भी बताना पड़ेगा और आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो परिमाण के तौर पर तो आपने क्या ले लिया? मॉड ऑफ bi सदिश, और दिशा के तौर पर क्या ले लिया? ei सदिश। तो आप इसको सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ bi सदिश को तो आपने लिख दिया hi और ये हो गई इसकी दिशा ei कैप।
तो बी आई सदिश को अब आप क्या लिख सकते हैं, एच आई ई आई कैप, जो कि आपने समीकरण नंबर 4 दे दी। अब समीकरण 1, 2, 3 से आप ये लिख सकते हैं कि डी आर सदिश, आप देखिए यहाँ पे जो डी आर सदिश है इसका मान लिखना है आपको। तो ये बी आई सदिश, ये बी वन सदिश, बी टू सदिश, बी थ्री सदिश हुआ था। तो इस आधार पे हमने इसको क्या लिखा, डी आर सदिश बराबर बी वन सदिश डी यू वन, बी टू सदिश डी यू टू और बी थ्री सदिश डी यू थ्री। अब बी वन सदिश को आप क्या लिख सकते हैं, जब बी आई सदिश एच आई ई आई कैप है तो बी वन जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच वन ई वन कैप, 2 लिखेंगे तो एच टू ई टू कैप और 3 लिखेंगे तो एच थ्री ई थ्री कैप। तो ये मान आप यहाँ रख दीजिए, बी वन सदिश की जगह आपने रख दिया एच वन ई वन कैप डी यू वन प्लस एच टू ई टू कैप डी यू टू प्लस एच थ्री ई थ्री कैप डी यू थ्री। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 5 आ गई है। और यहाँ अल्पांश का जो परिमाण है वो रेखा अवयव कहलाता है, जिसे ds के द्वारा व्यक्त करते हैं। और कोई आपसे कहे कि ds को कैसे डिफाइन करोगे, तो ds को डिफाइन करने का तरीका है कि आपने जो dr सदिश ये निकाला है इसका आप मॉड ले लीजिए। तो आज से रेखा अवयव को डिफाइन करना है तो आपको क्या कर देना है, dr सदिश का मॉड ले लेना है। तो ds इज इक्वल टू मॉड ऑफ dr सदिश। तो यहाँ ds इज इक्वल टू, अब इसका मॉड लेने का मतलब क्या है, क्या आपको इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखना होगा, एच वन स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर। तो यह आपकी समीकरण नंबर 6 आपके पास आ गई। तो इस प्रकार जो है आपने लांबिकता को समझा कि किस प्रकार से कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल होंगे, उसके लिए सूत्र आपके सामने आ गया। अब जो बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो प्रवणता का मतलब हिंदी में होता है ग्रेडियंट, और अदिश क्षेत्र यानी कि स्केलर फील्ड। दो सदिश आपने सुने होंगे, एक तो अदिश क्षेत्र और एक सदिश क्षेत्र। तो ग्रेडियंट हमेशा किसके लिए होगा, अदिश क्षेत्र के लिए होगा। इसको समझने के लिए आप इसकी डेफिनेशन को बारीकी से ध्यान दीजिए कि अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर, क्या कहा मैंने, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, अधिकतम परिवर्तन की दर, वो भी किसमें, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि चित्रानुसार वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में दो सम अदिश पृष्ठ S1 और S2 पर हम विचार करते हैं। तो आप देखिए कि दो, एक हमने कोऑर्डिनेट निर्देश तंत्र लिया है और उसमें दो सरफेस हमने लिए, एक तो S1 आपको व्यू हो रही है, एक आपको S2 व्यू हो रही है। हमने दोनों ही पृष्ठों को इस तरह से P R Q बिंदु है और S1 S2 पृष्ठ में एक में फाई, एक में फाई प्लस डी फाई। हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो पहली चीज तो इस डायग्राम के अंदर P से Q का जो विस्थापन है वो क्या है, dr सदिश दिख रहा है आपको आराम से, P से Q का विस्थापन dr सदिश। यहाँ एंगल क्या है आपका फाई, सॉरी थीटा। अब P से Q तक जाने में अदिश फलन के मान में जो परिवर्तन होने वाला है वही ये फाई प्लस डी फाई है, ये अदिश फलन है, ये भी फाई है, ये भी अदिश फलन है। इन दोनों में जो अदिश फलन का डिफरेंस है वो कितना होगा, फाई प्लस डी फाई माइनस फाई। तो आप इसको जब इस तरह से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी फाई मिलेगा। और पी क्यू के अनुदिश परिवर्तन की दर कितनी होगी, परिवर्तन की दर का मतलब डी फाई बाय डी आर। तो देखो P से Q की तरफ अगर हम परिवर्तन की दर निकालते हैं तो यहाँ फाई है और ये R के रिस्पेक्ट में, तो परिवर्तन की दर क्या होगी, डी फाई बाय डी आर। तो आपके पास यहाँ पे आ गया पी क्यू के अनुदिश परिवर्तन की दर डी फाई बाय डी आर, जिसको आपने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब आगे समझिए कि अब बिंदु P से पृष्ठ S2 पर लंब PR डालते हैं। तो कहाँ से डालना है लंब, PR आपको नजर आ रहा है, ये हमने लंब डाला इस पृष्ठ S1 से S2 पर, और लंब डाला है इसलिए ये कोण कितना है, 90 डिग्री। आपको दिख रहा है 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का जब आपने लंब PR डाला तो इसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। तो PR को हमने क्या मान लिया, DN मान लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है PR के मध्य DN। अब इस DN के बाद आप ध्यान से समझिए कि DR सदिश की दिशा से थीटा कोण ये बनाता है। DR सदिश की दिशा कौन सी है, ये,
और यहाँ से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब हम पे dn अपॉन dr निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dn अपॉन dr। तो आप देख सकते हैं dn क्या है, ये है, और dr क्या है, ये है। तो dn अपॉन dr का मतलब हो गया cos थीटा, और cos थीटा क्या कहता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपका dn और कर्ण हो गया आपका dr। तो आप देखिए dn अपॉन dr इज इक्वल टू cos थीटा। तो अब आप dr का मान क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dn अपॉन cos थीटा। तो ये डी फाई अपॉन dr को हमने परिवर्तन के दर को समीकरण नंबर 1 बोला था। dr बराबर dn अपॉन cos थीटा को हमने समीकरण नंबर 2 बोला है। अब ये dr क्यों निकाला मैंने, ये dr इसलिए निकाला क्योंकि मुझे डी फाई अपॉन dr निकालना है। तो जब मैं डी फाई अपॉन dr निकालूंगा तो इस dr की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dn अपॉन cos थीटा। तो यहाँ dn नीचे आ गया और cos थीटा थर्ड मल्टीप्लाई होने की वजह से ऊपर चला गया। तो आपके पास डी फाई अपॉन dr का मान क्या निकल के आया, डी फाई अपॉन dn cos थीटा। अब अदिश प्रवणता की शर्त ये कहती है कि अधिकतम परिवर्तन की दर। तो अधिकतम परिवर्तन की दर भाई डी फाई अपॉन dr है परिवर्तन की दर। अगर आपको इसको अधिकतम परिवर्तन की दर निकालना है तो आपको इसको मैक्सिमम लिखना होगा, और जब आप इसको मैक्सिमम लिखेंगे इसका मतलब cos थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 1। तो cos थीटा जैसे ही 1 आप लेंगे तो डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम का मान क्या निकल के आएगा, डी फाई अपॉन डी एन आएगा। अब आप दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट में एन कैप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट में एन कैप लगाएंगे तो ये बन जाएगा डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन डॉट एन कैप। ये डॉट एन कैप इसलिए निकाला, इसलिए लगाया गया क्योंकि हमको ग्रेड को डिफाइन करना, और ग्रेड की जो परिभाषा है वो ये है कि अगर कहीं पे डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम डॉट एन कैप लिखा हुआ है तो उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेड फाई लिख सकते हैं। तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू आपसे आप क्या याद रखेंगे, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो ग्रेड फाई का मान क्या आ गया आपके पास, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ से डी आर सदिश से गुणा करना है। तो आप देखो डी आर वेक्टर को मैंने इक्वल टू के दोनों साइड, मैथमेटिक्स अलाउ करती है इसके लिए, तो हमने दोनों तरफ डी आर सदिश से गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिला, ग्रेड फाई डॉट डी आर सदिश बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर सदिश। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है कि एन कैप डॉट डी आर सदिश को आप डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एन कैप डॉट डी आर सदिश दिख रहा है, इस एन कैप डॉट डी आर सदिश की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी आर कॉस थीटा लिख दिया। तो इधर तो हो गया आपके पास ग्रेड फाई डॉट डी आर सदिश, और इधर हो गया बराबर में डी फाई अपॉन डी एन डी आर कॉस थीटा। तो डी आर कॉस थीटा कहाँ से आया, एन कैप डॉट डी आर सदिश से निकल के आया। चलिए और आगे चलते हैं। ग्रेड फाई डी आर सदिश इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, और इस डी आर कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एन लिख सकते हो। कहाँ से, यहाँ से, ये देखो डी आर, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डी एन। तो यहाँ पे इस डी आर कॉस थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, डी एन लिख दिया। अब डी एन लिखने के बाद आपको पता है कि ग्रेड फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा ट्राइंगल बना के और फाई। तो यहाँ देखिए डी फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट डी आर सदिश, ठीक है यहाँ तक। तो ग्रेड फाई को आप लिख सकते हैं उल्टा फाई, उल्टा ट्राइंगल बना के फाई। तो डी फाई क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई डॉट डी आर सदिश। अब ग्रेड फाई जो है उसको आप जी1 ई1 कैप प्लस जी2 ई2 कैप प्लस जी3 ई3 कैप लिख सकते हैं। तो आप देखिए डी आर सदिश का हमने अभी पिछली आगे चर्चा करी थी कि H1 DU1 E1 कैप प्लस एच, भाई कुल मिला के G1 का मान रख देना है। तो G1 का मान क्या हो गया, H1 DU1, G2 का H2 DU2 और G3 का H3 DU3। ये जब मान रखा तो ये समीकरण 5 और 6 आपके पास आ गई। अब आप ध्यान से समीकरण 4, 5 और 6 को देखिए। समीकरण 4, 5, 6 से मैं क्या निकालने वाला हूँ, इस डी फाई। तो ये डी फाई की जगह तो डी फाई आ गया, और इस पूरी क्वांटिटी की जगह मुझे क्या लिख देना है, H1 G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G2 H3 DU3। ये क्यों E1 E1 ये हट गए,
ये इसलिए हट गए क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है और आपको पता है कि I1 कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। ठीक उसी प्रकार E1 कैप डॉट E1 कैप भी क्या होगा 1 होगा, E2 कैप और E2 कैप भी क्या होगा 1 होगा, E3 कैप डॉट E3 कैप भी 1 होगा। तो ये हट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा D5 इज इक्वल्स टू H1 G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3। तो इससे आपको समीकरण नंबर 7 प्राप्त हो जाएगी। और क्योंकि आपको पता है कि जो भी अदिश फलन का फाई है वो है तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का फलन, तो आप कैपिटल फाई को कैसे लिख सकते हो, स्मॉल फाई U1 U2 U3। तो इसका जब आप साधारण अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल U1 DU1 प्लस डेल फाई बाई डेल U2 DU2 प्लस डेल फाई बाई डेल U3 DU3। तो इससे समीकरण नंबर 8 आपके पास आ गई। अब समीकरण 7 और 8 को कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ DU1 है, यहाँ भी DU1 है, तो आगे क्या है G1 H1 और यहाँ क्या है डेल फाई डेल U1। तो जब कंपेयर करोगे आप तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि G1 बराबर 1/H1 डेल फाई बाई डेल U1। ठीक इसी प्रकार इसमें DU2 के आगे क्या है G2H2 और यहाँ DU2 के आगे डेल फाई बाई डेल U2। इनको कंपेयर करोगे तो G2 बराबर आएगा 1/H2 डेल फाई बाई डेल U2 और इसी प्रकार G3 बराबर 1/H3 डेल फाई बाय डेल U3, जिससे समीकरण नंबर 9 आपको प्राप्त हो जाएगी। और समीकरण 9 का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, क्योंकि हम G1 G2 G3 को नहीं जानते थे। तो हम डेल फाई यानी ग्रेड फाई हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रेड फाई या डेल फाई इज इक्वल टू 1/H1 डेल फाई बाय डेल U1 E1 कैप प्लस 1/H2 डेल फाई बाय डेल U2 E2 कैप प्लस 1/H3 डेल फाई बाय डेल U3 E3 कैप। तो ये जो बॉक्स के अंदर आपके सामने जो सूत्र आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। तो क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की स्टेप्स को और बेटर नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे इसमें चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।